अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 8.5 साल तक इक़्तिदार में रहने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है। पीटीआई शिकस्त तस्लीम कर रही है, मगर शिकस्त की वजूहात अलग अलग बता रही है। वज़ीर आज़म टिकटों की तकसीम को शिकस्त की वजह करार दे रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा खुद जिम्मेदारी महंगाई पर डाल रहे हैं। मगर सब ये मान रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया और लिखा कि तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियां की और खमियाजा भुगता। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब एक कलीदी सबब था। अब से मैं खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तहरीक हिकमत अमली की बजाते खुद निगरानी करूंगा। तहरीक इंसाफ मजीद क़ुव्वत के साथ उभरेगी। वज़ीर आज़म ये समझ रहे हैं कि उम्मीदवारों का गलत इंतखाब शिकस्त की वजह बना, मगर तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा और अरकान असेंबली जिम्मेदारी महंगाई, कारकर्दगी और आपस के इख्तलाफात पर डाल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली नूर आलम खान ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी और कहा कि अगर मैं वोट लेकर अवाम को भूल जाऊं तो क्या इल्ज़ाम दूसरों को दूंगा। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन भी हो रही है और महंगाई भी अपनी जगह है और ना गैस है और ना बिजली है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़रा और डिप्टी स्पीकर ने महंगाई को शिकस्त का जिम्मेदार करार दिया। महंगाई है, बिल्कुल है, और हम पहले ही कह चुके हैं कि महंगाई हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है और यही एक वजह है, और मुझे तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती। हमने कैंपेन किया, जितना लोगों से सुना तो वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई की बात कर रहे थे। वजूहात सिर्फ और सिर्फ महंगाई। अगर हम गरीब बंदे को उसको आटा, चीनी, घी, तो उसको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी और वो महंगी हो जाएंगी, तो वो कैसे फिर रहेगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के डिप्टी स्पीकर महमूद जान ने महंगाई के साथ साथ अपनी ही पार्टी के नूर आलम और अरबाब वसीम हयात पर शिकस्त की जिम्मेदारी डाल दी और वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने मर्दान में शिकस्त की जिम्मेदारी सूबाई वजीर आतिफ खान पर डाल दी। मर्दान में हमारे जो मिनिस्टर हैं आतिफ खान, उन्होंने पीटीआई के जितने भी एमपी हैं, वहाँ बकाया एमएनए हैं, उनको और वोट नहीं लिया और टिकट उन्होंने दिए, और उसकी वजह से क्योंकि पीटीआई के एमपी और एमएनए और वोट नहीं थे, तो जाहिर बात है जब आप और वोट नहीं करोगे, सियासत में मशवरा नहीं करोगे, उनके हल्के हैं, उनके वर्कर हैं, वहाँ पे लीडरशिप है, तो ऑब्वियसली वो आराम से घर में बैठ गए और रिजल्ट ये निकला कि हार गए। मेरा अपना एमएनए नूर आलम खान जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था, मेरा एडजेसेंट MPA अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था, तो जो बैट पे इलेक्शन लड़े, जिनको बैट ने इज्जत दी है, वो कुछ रुपयों के लिए, अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। हर कोई अलग अलग वजूहात बता रहा है, मगर अपोजिशन तहरीक इंसाफ को शिकस्त के बाद कड़ी तनकीद का निशाना बना रही है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को पीटीआई अपना घर कहती थी, अपने घर में इतनी शर्मनाक बदतरीन शिकस्त हुई। इमरान खान को चाहिए कि वो अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, जब आपने नालायकी, नाअहली और बुरी परफॉर्मेंस के आपने अंबार लगाए होंगे, और लोगों की बात तो अलग, आपके MNAs, MPAs आपके साथ नहीं खड़े होंगे। अव्वल तो कोई मेरे ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा। पीटीआई का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है। जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो पीटीआई का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे, तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। KP में अपने घर में, जिसको ये अपना फोर्ट कहते थे, जिसको ये अपना घर कहते थे, उसमें इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त, कोई थोड़ी सी भी इज्जत वाला शख्स हो तो वो खुदा हाफिज कहकर चला जाए। इमरान खान को ये चाहिए, इज्जत से जो थोड़ी बहुत रह गई है, खुदा हाफिज करे और कहें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे ये मुल्क अब नहीं चल रहा, मैं लोगों की तबाही का जिम्मेदार। अब तक जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक JUI सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। पेशावर, कोहाट और बनू में मेयर JUI का कामयाब हुआ है, जबकि मर्दान में अवामी नेशनल पार्टी कामयाब हुई है, यानी चारों शहरों में अपोजिशन कामयाब हुई है। इसके अलावा 17 अजला की 64 तहसीलों में से 55 नशिस्तों के गैर सरकारी नताइज आ गए हैं, जिनमें 55 में से JUIF को 20, तहरीक इंसाफ को 13, आज़ाद उम्मीदवार 9 और ANP को 6 तहसीलों में कामयाबी हासिल हुई है, जबकि नून लीग को 3, जमात इस्लामी को 2 और पीपल्स पार्टी को 1 तहसील में कामयाबी मिली है। बाकी तहसीलों के नताइज अभी तक सामने नहीं आए। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ही में नहीं, 2021 में जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें से ज़्यादातर में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है। इस साल अब तक कौमी असेंबली के 5 और सूबाई असेंबली के 10 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और उनमें से सिर्फ 2 इंतखाबात में तहरीक
इंसाफ जीती है। इसी तरह सितंबर में होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में 219 नशिस्तों में से तहरीक इंसाफ 60 नशिस्तों पर कामयाब हुई, जबकि नून लीग को 57 और आज़ाद उम्मीदवारों को 43 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। सिर्फ पंजाब में नून लीग को 50 और तहरीक इंसाफ को सिर्फ 27 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। अब अगर वज़ीर आज़म खुद निगरानी करेंगे तो क्या अलग हो जाएगा और क्या वज़ीर आज़म खुद फ़र्क डाल सकते हैं? हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई साहब मौजूद हैं, सुहेल वड़ाई साहब और सलीम साफ़ी साहब का भी इस पर तज़िया मालूम करेंगे कि वज़ीर आज़म इंटरेस्ट लेंगे तो क्या अलग होगा। अब बहुत शुक्रिया आप सबका। यूसुफ़ज़ई साहब, हर कोई एक अलग रीज़न दे रहा है। आप और दीगर वुज़रा कह रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ी वजह बनी शिकस्त की। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि सही तरीके से उम्मीदवार का चुनाव नहीं किया गया, इसलिए शिकस्त की वजह बनी। आपके जो डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि पेशावर में हम हार गए JUI से क्योंकि नूर आलम खान वजह थे। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं मर्दान में हार गए क्योंकि आतिफ खान वजह थे। तो ये वजूहात कैसे बदल जाएंगी? अगर वज़ीर आज़म अपना ज़ाती इंटरेस्ट भी ले लें सेकंड फेज में तो आपकी पार्टी मुत्तहिद कैसे हो जाएगी और महंगाई ख़त्म कैसे हो जाएगी कि आप जीत जाएं सेकंड फेज में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक पार्टी का मुत्तहिद होने का ताल्लुक है तो मलकन डिवीज़न और हज़ारा डिवीज़न रहते हैं, उसमें पहले से पार्टी बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी मुत्तहिद है अल्लाह के फजल से। देखिए, बल्दियाती इलेक्शन हुए, घर घर के इलेक्शन थे या निचले लेवल पे होते हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा इतना बड़ा इलेक्शन हुआ, आपको पता है, विलेज कौंसिल लेवल पे, और एक एक जगह से एक एक पार्टी से पता नहीं कितने कितने उम्मीदवार खड़े थे। तो ज़ाहिर हमारे पास तो यूथ बहुत ज़्यादा है और यूथ जो इलेक्शन में उन्होंने इंटरेस्ट लिया और आज़ाद खड़े रहे, चूँकि नेशनल लेवल पे हमने टिकट जारी नहीं किए थे। तो लिहाजा हारे के लिए ओपन बात थी, हर एक खड़ा हुआ और अपनी कैंपेन उन्होंने चलाई। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी गलती थी कि हमने नेशनल लेवल पे टिकट जारी नहीं किए। ये भी एक गलती थी हमारी। कुछ उम्मीदवारों के चुनाव में भी गलती हुई और ये मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जब वो अपना अहाता करती है या एहतसाब करती है तो वो मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि हमें अपनी गलतियों का पता है। हम ये तो नहीं कह रहे कि जीत धांधली हुई है। अगर आप सही कैंडिडेट ले आए तब भी मसला है कि महंगाई तो खत्म नहीं हो जाएगी, जो आपने सबसे बड़ा मसला कहा, तो फिर कैसे जीत जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर सेकंड फेज में? देखिए, ये इब्तदाई बयान था और दूसरी बात ये कि ये एक फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई भी एक फैक्टर है, लेकिन जो हमने गलतियां की वो हमारे सामने आ गई और वो ऐसी गलतियां थी जो नातलाफी गलतियां थी और इंशाल्लाह आइंदा अवॉइड करेंगे और हम चाहेंगे कि अपनी इस्लाह करें, इससे सीखें। जो इंतखाबात हुए वो ज़्यादातर आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड थे। पेशावर में आपने तकरीबन स्वीप किया था, मर्दान में स्वीप किया था, कोहाट पूरा आपका हुआ था। कोहाट में आप दूसरे नंबर पर भी नहीं आए हैं। मर्दान पूरा 2018 में आपका था, वहाँ मेयर ANP का इलेक्ट हो गया है, तीनों तहसील जो। तो ये तो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि आपको बुरी तरीके से शिकस्त हुई है। शिकस्त ऐसी नहीं है कि बहुत क्लोज मार्जिन से हुई है, अपनी गलतियां ठीक करेंगे और ठीक हो जाएगा। मजे की बात यह कि जो दूसरे नंबर पे आए आज़ाद उम्मीदवार, हम यानी टिकट उसको मिलने वाला था और ऐन वक्त पे तब्दील होकर दूसरे को मिला। तो ये जो दूसरे नंबर पे आया आज़ाद उम्मीदवार, ये PTI का स्ट्रांग बंदा है और उसको टिकट नहीं मिला तो वो नाराज़ होकर आज़ाद खड़ा हुआ। तो वो PTI के वर्कर उसके साथ अटैच थे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि गलतियाँ हमसे हुई हैं और फिर ये कि जो उम्मीदवार खड़े थे आज़ाद, हमने उन कोशिश ही नहीं की कि उनको बिठाएं। और क्या आज़ाद उम्मीदवारों के जो इलेक्टेबल्स हैं शौकत यूसुफ़ साहब, वो क्या बल्ले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं? क्या वहां तो बल्ला चलता है, तहरीक इंसाफ का स्ट्रांग होल्ड है, क्या अब इलेक्टेबल्स वाले मामला हो गए हैं तहरीक इंसाफ के साथ? शाहजेब भाई, मजे की बात है कि जितने आज़ाद उम्मीदवार खड़े थे सब ने इमरान खान की तस्वीर इस्तेमाल की है। बैट उनके साथ नहीं था लेकिन तस्वीर इमरान खान की जरूर थी। तो और वो अपने आप को इमरान खान के फॉलोअर ही तस्वर करते रहे और उनके साथ वही अटैच थे वर्कर जो PTI के साथ होते हैं। आपको पता है, देखिए PTI वाहिद जुमात है जिसमें अगर आप गलत फैसला करें तो वर्कर भी नहीं मानते हैं और ये सबक हमने हासिल कर लिया और आइंदा इंशाअल्लाह ताला। अभी देखिए अभी तो 17 अजला के इलेक्शन हुए ना और JUI ने अगर सीटें ली है तो वो ये समझे कि पूरे पाकिस्तान पे उनका कब्जा हो गया। भाई ये तो जमहूरियत है, सीटें ले लिए तो ठीक है ना। अब ये तो नहीं है कि जब पूरा पाकिस्तान हमें खाली करके दे दें क्या कि हम उसमें छक्के मारते रहें, इस तरह नहीं होता है। आपने इलेक्शन जीता है, आपको मुबारक हो। हम तो ये नहीं कहते आपकी तरह के दांधी हुई है, ठीक है। हम इस सूबे में हमने फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए, ये क्रेडिट देना चाहिए वज़ीर आला महमूद खान को। जो दूसरा फेज है उसमें भी बैठे रहे, जो दूसरा फेज है उसमें भी फेयर एंड फ्री होगा जीतने के लिए। आपका जो जीत की उम्मीद है वो फेयर एंड फ्री तरीके से ही है। बिल्कुल सर, मैं आपको दावत दूंगा आपको सारे मीडिया को कि आए हमारे बिल्कुल मॉनिटरिंग करें। मुझे दावत ना दें, आपने मुझे 3 साल तक BRT की दावत दी थी तो उसका इफ्तिताह नहीं हो पाया, इसलिए मुझे मत दें, बाकियों को दें। मुझे मत दें, ऐसा ना ट्रांसपेरेंट ना हो पाए। आना चाहिए वैसे आज मैं लेकिन जो BRT की जो अफादियत है उसको तो अभी हाईलाइट
करना चाहिए ना, क्योंकि उसकी अफादियत है, बट आपने कहा था मुकम्मल होगा तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने देंगे, तो इन्वेस्टिगेशन भी तो करने देना। बिल्कुल करें सर, किसने मना किया? आप लोगों ने स्टे लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए अभी चूंकि उसके कमर्शियल प्लाजे और ये बन रहे हैं, बीआरटी तो मुकम्मल है, कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं, इंशाल्लाह बन जाए, जो मर्जी आए, हमने तो किसी को रोका नहीं, कब तक हम रोक सकते हैं? और तो हो नहीं सकता है। ठीक है, और जाहिर इसकी इतनी अफादियत है यूसुफ साहब, तो उसके बावजूद पेशावर में 2018 में तो बीआरटी भी नहीं था, आप JUIF के हाथों हार गए, पेशावर में बीआरटी होते हुए, ये क्या हो गया? देखिए पहली बात तो मैंने आपसे कहा हमारी गलतियां, दूसरा जो उसको फायदा हुआ है वो ये कि एक तो मुस्लिम लीग उनके साथ थी, एक कौमी वतन पार्टी उनके साथ थी, तो कोई अकेली तो नहीं है कि JUIF अकेली जीती है, और जो हमारा उम्मीदवार आया फिर उसके बाद सेकंड हमारा उम्मीदवार आया, तो 3 पार्टियों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा हमारे खिलाफ, और हमारे यहाँ 10 उम्मीदवार और खड़े थे, जो मैं ये कह रहा हूँ कि हमसे गलतियां हुई है, लेकिन ये या तो हम अपने उम्मीदवारों को बिठा देते, और उसके बाद फिर कुछ ऐसा, अगर आप उसका वोट का तनासुब देखें तो आपको पता चल जाएगा, वोट बैंक तो पीटीआई का बड़ा है। मगर सिर्फ पेशावर में तो नहीं हुआ ना ऐसा, पेशावर दीगर जगहों पर तो फिर अगर ऑपोजिशन का वोट तकसीम भी हुआ होगा, क्योंकि अगर एंटी पीटीआई वोट था तो ऑपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ भी खड़ी थी, या फिर भी हार गए। नहीं, लेकिन नारा सबने हुकूमत के खिलाफ ही लगाया है, वो कि भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं लगे। लेकिन यहाँ तो देखें ना, मुस्लिम लीग जो दावा करती है, मरियम के ट्वीट आप देखें, वो कहती है जी पीटीआई जा रही है, भाई हम तो जा रहे हैं, हमने तो फिर भी इतनी ज्यादा सीटें ले ली है, आप कहाँ हैं इस सूबे में? तो आप कहीं नजर नहीं आती, आपकी तो हुकूमतें भी रही है ना, 2 मरतबा इनकी हुकूमत रही है, गवर्नर इनके रहे, कहाँ है? मुस्लिम लीग की टोटल 3 सीटें आई है, और पीपल्स पार्टी जो चारों सूबे की जंजीर थी किस जमाने में, वो कहाँ है? 1 सीट आई है। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब क्या वज़ीर आज़म दूसरे फेज में फर्क डाल सकते हैं और वापस पीटीआई रिकवर कर सकती है? सलीम साफ़ी साहब और सलीम लड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, ज़ाहिर है एक जब पहला फेज हो गया, या तो हवा एक तरफ की चल जाती है कि ये चल जाए कि जी तहरीक इंसाफ हार रही है, तो वो हमें सेकंड फेज में भी नजर आए और उसके बाद पंजाब में भी वो नजर आए, या फिर वजीर आजम अब खुद इंटरेस्ट लेके इसको टर्न अराउंड कर दें कि सेकंड फेज में भी तहरीक इंसाफ डोमिनेट कर जाए और फिर पंजाब में भी वो नजर आए कि हाँ जी वो हवा अचानक तहरीक इंसाफ की चल गई है। तो ये पहले फेज वाली हवा चल गई है या यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है? इस वक्त जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आप खैबर पख्तूनख्वा में थे उस दिन जिस दिन ये इंतखाबात भी हो रहे थे, इस वक्त है क्या मोमेंटम? पेशावर में तो JUIF का जीता बहुत ज्यादा बड़ी बात है। नहीं शाहजेब, एक तो ये है कि जो ये पेशावर वैली जिसमें मर्दान, चारसद्दा, नौशेरा और सवाबी भी आते हैं, पीटीआई का असल गढ़ ये इलाके थे। अब आप देखें कि पेशावर सिटी में तमाम के तमाम MNAs और MPAs की सीटें वो पीटीआई को जीती थी या उसको दिलवाई गई थी पिछले इलेक्शन में। अब इसमें सिर्फ ये नहीं हुआ है कि मेयर का इलेक्शन JUI जीती है, बल्कि पूरे पेशावर में तहसील कुछ ANP मेयर जीत चुकी है, कुछ JUI जीत चुकी है, सिर्फ एक इनके हिस्से में आया है। मर्दान 100% इनके नाम था पूरा डिस्ट्रिक्ट 2018 के इलेक्शन में। अब सिटी मेयर तो यहाँ पे आ गया है ANP का, लेकिन जो तहसील है तीनों के तीनों तहसील JUI को गई यार, और वो ऐसी नहीं गई है। मसलन अली मोहम्मद खान जो वज़ीर हैं, उनकी तहसील में पीटीआई सेकंड भी नहीं आई है, थर्ड भी नहीं आई है, वहाँ पे उसकी 4th पोजीशन है। इसी तरह आप कोहाट को देख ले, जो शरियार अफरीदी और शिबली फराज का इलाका है और पिछले इलेक्शन में 100% पीटीआई के नाम हुआ था, वहाँ पे सेकंड पोजीशन भी पीटीआई को नहीं मिली है। तो एक तो इससे लोगों के गुस्से का और नफरत का अंदाज़ा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो बाकी अजला बचे हैं वो बेसिकली पीटीआई के स्ट्रांग होल्ड नहीं है, इसीलिए तो पहले मरहले में इन्होंने इनको रखा था। मसलन हज़ारा डिवीज़न के मानसेरा है, एबटाबाद है, वो पहले से मुस्लिम लीग नून के स्ट्रांग होल्ड है। दीर अपर है, दीर लोअर है, वहाँ पे जमात इस्लामी और इस तरह की तंजीमें पहले भी वहाँ से पिछले इलेक्शन में वाहिद दीर है जहाँ से जमात इस्लामी पीटीआई के मुकाबले में अपनी सीटें ले आई हैं। या फिर साउथ वज़ीरिस्तान है और नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि या JUI है या फिर PTM जैसी ताकतें हैं। तो मेरे ख्याल में तो सेकंड मरहले में जीत के लिए या तो RTS को इस्तेमाल करना होगा या AVM मशीन को, या फिर वही कुछ करना होगा जो 2018 के इलेक्शन में हुआ था, वरना तो उस इलेक्शन में पीटीआई का ये ऑब्वियस है कि परफॉर्मेंस इससे कई गुना ज़्यादा बदतर होगी। और ये फैक्टर भी मद्देनज़र रखे कि 17 हल्के थे, तमाम वज़ीर
वो इन हलकों पे तवज्जो मरकूज़ किए हुए थे। मसलन अगर कोई वज़ीर स्वात का भी था तो वो इन इलाकों में काम करने पे में मसरूफ़ था। और आपने देखा कि असद कैसर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, अली अमीन गंडापुर को जुर्माना। तो ये भरपूर हुकूमती मुदाखलत, भरपूर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल और तमाम सूबे की पार्टी ताकत और वज़रा को इन 17 अजला में मुंतकिल करने के बावजूद जो PTI का स्ट्रांग होल्ड है, जो पेशावर वैली असल में जो उनका बेस है, वहाँ पे ये रिज़ल्ट आया है। तो आगे तो मामला ऑब्वियस है कि इससे कई गुना ज़्यादा बदतर होगा। भाई साहब, सेकंड फेज़ यहाँ का, फिर पंजाब का बल्दियाती इंतखाब, फिर 2023 का जनरल इलेक्शन, क्या वाकई वज़ीर आज़म इस मोमेंटम को बदल सकते हैं ज़ाती इंटरेस्ट लेके कि वो फिर पंजाब तक भी जाए और फिर अगले जनरल इलेक्शन तक भी जाए? या आपके ख्याल में जो कारकर्दगी है जिस पर खुद वज़रा सवाल उठा रहे हैं वो इतना ज़्यादा बड़ी चार्जशीट है हुकूमत के अगेंस्ट कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए? जी, मेरा ख्याल है असल तो कारकर्दगी मैटर करेगी। सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट लेने से तो मामलात नहीं है। महंगाई ठीक हो, बेरोज़गारी ठीक हो, गुर्बत हो, अब ये इतने मसाइल, बड़े बड़े मसाइल हैं कि मेरा ख्याल है कि ये हाथ से निकल गए हैं हुकूमत के। जितना पहले ये मसाइल ऐसे लगता था कि हुकूमत कंट्रोल कर लेगी, यूँ यूँ वक्त गुजरता जा रहा है ऐसा लगता है कि हुकूमत इस बारे में बेबस है। महंगाई के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में, इकॉनमी के बारे में। मिनी बजट आने वाला है, जब मिनी बजट आएगा तो उसके क्या असरात होंगे। डेफिनेटली पेट्रोल की कीमत रोज़ बढ़ रही है, घी की कीमत बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोगों पर इम्पेक्ट दिखा रही हैं, और ख़ासकर जो लोअर मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास है उस पर ये बहुत ही, और वही जो थी आमतौर पर सैलरीड क्लास जो थी वही PTI की वोटर थी, और वही सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है। और सुहेल भाई साहब, इस सब में जो इदारों के हवाले से लगता है JUIF का भी, दीगर जमातों का भी मौक़िफ़ है कि वो बाय एंड लार्ज न्यूट्रल ही रहे हैं। कल जरदारी साहब ने स्पीच की और एक इनडायरेक्ट सी तनकीद थी जिस पर आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जरदारी साहब की बातों से मायूसी नज़र आती है, जलसों में बातें वो करते हैं जिनको डील नहीं मिलती है, इसलिए इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। हालांकि पीपल्स पार्टी के बारे में तासुर ऐसा था कि शायद उनके मामला तय पा रहे हैं। आप क्या ड्राइव कर रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि जो भी डील होगी उसमें पीपल्स पार्टी, उसमें नून लीग शामिल होगी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर कोई तब्दीली आनी है तो उसके लिए इन दोनों की मदद की ज़रूरत है। और एडेड जो है कि इनके पास सिंध गवर्नमेंट भी है, और सिंध गवर्नमेंट के बगैर कोई तब्दीली आ नहीं सकती वफाक के में। और इसी तरह अगर अगले इलेक्शन में भी फ़र्ज़ करें कोई डील नहीं होती, अगला इलेक्शन ही होना है 2023 का, तो उसके लिए भी स्टेक होल्डर हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, और स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात में लाजमी शामिल करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनसे अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, तभी एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन और न्यूट्रल इलेक्शन जो है हो सकेगा। और अगर ना किए गए तो ज़ाहिर है उस इलेक्शन पर भी बहुत से फिर सवालिया निशान होंगे। साहब, मौलाना इस मामले में मुतमईन है कि इदारे मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो गए हैं? और जब नून लीग कहती है कि जी मार्च की तो हमने इसलिए दी है तारीख क्योंकि मार्च से पहले पहले हुकूमत गिर जाएगी, और ये तासुर देते हैं जैसे कहीं ना कहीं मामला तय पा गए हैं कुछ उनके रहनुमा, तो मौलाना इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? देखिए, मौलाना से तो इलेक्शन के बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई है कि वो मुतमईन हैं या आदम इत्मीनान के शिकार हैं, लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि मौलाना और नवाज शरीफ वगैरह सब उनके यहाँ कुछ इत्मीनान का एलिमेंट आ गया है। और उनकी गुफ्तगू में भी, या फिर जिस तरीके से उन्होंने एक लंबी डेट दे दी है। और कल का इलेक्शन, बहरहाल मैं तो ख़ुद पेशावर में था, तो अगर हुकूमत की तरफ से देखा जाए तो भरपूर मुदाखलत और हद से ज़्यादा मुदाखलत, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल भी, पुलिस का इस्तेमाल भी, सरकारी अफसरान भी जो इनके अपने मनपसंद अफसरान थे तो उनको मुख्तलिफ़ अज़ला से ला के इस दौरान इलेक्शन वाले अज़ला में उनको अपॉइंट किया गया था। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कल के इलेक्शन में किसी साइड से कोई शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई, और शायद इसीलिए रिज़ल्ट भी आ गया क्योंकि मुझे लगता है कि PTI जो है ख़ुद हुक्मरानी तो नहीं कर सकती, लेकिन लगता है कि वो धांधली भी किसी एम्पायर के बग़ैर वो नहीं कर सकती। एक और में जो ये जरदारी साहब की जो कल का बयान है, मुझे लगता है कि इससे पहले चूँकि सिर्फ उनकी बात बनी हुई थी,
और अगर सिर्फ उनके साथ मामला होता तो फिर जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ये महसूस कर रही थी कि ड्राइविंग सीट पे वो होंगे, और अब चूंकि मुस्लिम लीग नून के साथ भी कुछ मामला बेहतर हो रहे हैं तो जरदारी साहब को फिर ये परेशानी शायद है कि उस सूरत में तो फिर ड्राइविंग सीट पे नून लीग होगी, इसलिए उन्होंने कल के बयान में कुछ थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाया है। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। एक तरफ ये मामला हैं, दूसरी तरफ नून लीग की अपनी कन्फ्यूजन बरकरार है। मरियम नवाज साहिबा दो टोक अंदाज में कहने को तैयार नहीं है कि नून लीग के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ही होंगे। क्या हुआ, बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक तरफ नून लीग तहरीक इंसाफ पर ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद भरपूर तनकीद कर रही है और दूसरी तरफ खुद भी कन्फ्यूज नजर आ रही है। आइंदा इंतखाबात में वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नून लीग की तरफ से कौन होगा, नून लीग में इस हवाले से कन्फ्यूजन पाई जाती है। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ हैं, सीनियर रहनुमा भी उन्हीं को मुमकिना उम्मीदवार करार दे रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज कह रही हैं कि इस हवाले से नवाज शरीफ ही हतमी फैसला करेंगे, मगर शहबाज शरीफ दौड़ में सबसे आगे हैं। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, सीनियर मोस्ट हैं, फ्रंट रनर हैं। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हों, हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे। दूसरे दिन नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पार्टी की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे। सर वैसे PMLN के अंदर अगले इलेक्शन में वजीर आज़म का उम्मीदवार कौन? शहबाज शरीफ साहब। मतलब नवाज साहब तो इलेक्शन अभी तो अहल नहीं है, वो लड़ नहीं सकती। अमूमन पार्टी के सदर को बनाया जाता है जो पार्टी को लीड करता है, तो वो शहबाज साहब हमारे सदर हैं, वही हमारे उम्मीदवार होंगे। मगर मरियम नवाज कह रही हैं कि शहबाज शरीफ दौड़ में सबसे आगे हैं, मगर हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। तो नवाज शरीफ आखिरी फैसला कब करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मरियम नवाज की अपीलों का फैसला आएगा उसके बाद करेंगे? अगर ये दौड़ है और सबसे आगे शहबाज शरीफ हैं तो दूसरे नंबर पर कौन है? हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, एक तरफ तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी जो हमारे उम्मीदवार थे उनके सिलेक्शन में बड़ा मसला हुआ जिसकी वजह से भी हमारे आपके अपने भी मामला ठीक नहीं नजर आ रहे हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा। मरियम नवाज साहिबा कह रही है दौड़ में सबसे आगे शहबाज शरीफ हैं, तो दूसरे नंबर पे कौन है? देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, क्योंकि एक बाज़ाब्ता और पार्टी डिसीजन जो है वो तो उस पार्लिमानी पार्टी में ही होगा जो पार्लिमानी पार्टी अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला जो है वो अक्सरियत लेके जो है वो सामने आएगी, और पार्लिमानी पार्टी के किसी मेंबर को भी वज़ीर आज़म बनने से परहेज़ नहीं होगी। कोई भी बन सकता है और गैर मुतवक्को फैसला भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अब हमारा वर्कर जब नारा लगाता है वज़ीर आज़म तो नाम नवाज शरीफ का लिया जाता है, नवाज शरीफ के नाम का ही नारा लगता है। लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त अवेलेबल नहीं होते या वो ख़ुद नहीं बनना चाहते तो फिर सीनियर मोस्ट आदमी या नेक्स्ट टू मियाँ नवाज शरीफ वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही हैं। अच्छा, मगर अगर मरियम नवाज की अपीलों का फैसला उनके हक में आ गया और उनके ऊपर नाअहली की जो तलवार लटक रही है वो ख़त्म हो गई, तो उसके बाद क्या होगा? देखें, ऐसी सूरत में भी जो है वो जितने भी पार्टी के यानी कोई 8-10 सीनियर लोग हैं, वो मरियम नवाज शरीफ साहबा हों, वो हमजा शहबाज शरीफ साहब हों, मियाँ नवाज शरीफ के बाद पार्टी में ये समझा जाता है, इस बात के ऊपर यकीन किया जाता है कि नेक्स्ट टू मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो पार्टी में सीनियर मोस्ट हैं। यानी कि अगर उनकी नाअहली ख़त्म भी हो गई मरियम नवाज साहिबा की, तब भी जो दौड़ में सबसे आगे शहबाज शरीफ ही होंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और जब ये हो गया तो मरियम नवाज साहिबा कैसे कैंपेन कर रही होंगी अपने चचा के लिए कि उन्हें वज़ीर आज़म बनना है, जब उनके अपने सियासी एम्बिशन हैं और ये तो दबके छुपे नहीं है ना? शाहजेब जी, शाहजेब जो मैंने बात की है कि पार्लिमानी पार्टी के जो मेंबर भी इलेक्ट हो के मियाँ नवाज शरीफ के पार्टी के सामने बैठे होंगे, उनमें से किसी को भी डॉक्टर ने ये परहेज़ नहीं लिखी होगी कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। हाँ साहब, डॉक्टर ने परहेज नहीं लिखी होगी, मगर आप जब इलेक्शन में जा रहे होंगे और इलेक्शन में इस कंफ्यूजन के साथ जा रहे होंगे कि असल में वज़ीर आज़म बनना किसने है, तो जो तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में हाल हो रहा है आपका क्यों नहीं होगा? अगर उनका ये हाल बकौल उनके कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की वजह से हो रहा है, तो आपके यहाँ नहीं ये लड़ाई चल रही होगी और ये टर्फ वॉर चल रही होगी कि दौड़ में कौन आगे है कौन पीछे है, तो जो आगे है उसके साथ कौन चल रहा है, जो पीछे है उसके लिए कौन चीयर अप कर रहा है?
देखें, पार्टी लीडर जो है वो मियां नवाज शरीफ है, किसी को उसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। बाकी सब जो है वो अपनी सीनियरिटी के साथ जो है वो पार्टी के वर्कर हैं, वो मियां शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज़ हो, हमज़ा साहब हो, मैं हूँ या बाकी लोग हैं। लेकिन इसमें कोई जो है वो दूसरी राय नहीं है कि पार्टी का वर्कर जो है वो पार्टी लीडर पे और पार्टी के ऊपर पूरी तरह से मुतफिक है। इस बात का कोई झगड़ा नहीं है विद इन पार्टी कि मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे या कोई दूसरा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, और ना ही इस बारे में कभी पार्टी के अंदर जो है वो कभी इस तरह का कन्फ्यूजन पाया जा रहा है। ये बस लोग जो कोई और कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो सकती विद इन पार्टी, तो वो इन चीज़ों को जो है वो लेके चल पड़ते हैं। राज साहब देखिए, मरीम नवाज साहिबा की अपनी ख्वाहिशात हैं, उनके अपने एम्बिशन हैं, वो अपना अग्रेसिवली केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लड़ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि और कोई बात ना करे तो मरीम नवाज साहिबा का बहुत सीधा जवाब हो सकता था कि जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब ही कैंडिडेट होंगे, जैसे कि शाहिद खान अब्बासी साहब का जवाब था, और उसी को बुनियाद बनाकर रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया था। मगर जब वो दौड़ कहती हैं तो दौड़ अकेले तो नहीं ना होती, और फ्रंट रनर जब कहती हैं कि दौड़ में वो सबसे आगे हैं तो इसका मतलब कोई पीछे भी होता है। तो वो अपने एम्बिशंस वाजे कर रही हैं। नहीं देखें, ये कयासराइयां ऐसे नहीं पैदा हो रही। नहीं देखें शाहज़े, पार्टी में देखें सब लोगों को जो है वो एक अहमियत इज़्ज़त जो है वो देनी चाहिए, और एक आम वर्कर को भी जो है वो इस तरह से नेगेट करना कि भाई आप लोगों की तो कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ जो फ़लाँ बंदा होगा या फ़लाँ फैमिली से होगा उसी की जो है वो सारी अहमियत है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का तसर जो है वो सियासी तौर पे नहीं दिया जाना चाहिए। बाकी मरीम नवाज साहबा अगर उस पार्लिमानी पार्टी में मौजूद हुई जिसका मैंने जिक्र किया है कि इंशाअल्लाह ताला अक्सरियत से जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन के बाद होगी, तो मेरा ये दावा है कि मरीम नवाज़ मियां शहबाज शरीफ का नाम प्रपोज़ करेंगी। और आइंदा आपको नजर क्या आ रहा है, जब वो नाम प्रपोज कर देंगी उसके बाद भरपूर अंदाज में कैंपेन भी करेंगी, या पार्टी में धड़ेबाजी होगी, एक होगा मरीम नवाज साहिबा का, एक होगा शहबाज शरीफ का, और फायदा होगा दूसरों का? सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पार्टी में कोई धड़ा नहीं है, सब लोग मियां नवाज शरीफ को अपना लीडर मानते हैं, और उसके बाद फिर पार्टी की तंजीम है, रेस्ट हैव टू फॉलो। बाकी सब ने अब तंजीम के मुताबिक जो है जिसकी जो अहमियत, जिसका जो मर्तबा है उसके मुताबिक उसने चलना है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने अगर बात की है तो वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी की बात है, वो कोई बात कोई मामूली नहीं है, या जो मैं बात कर रहा हूँ तो इसके पीछे पूरी एक लॉजिक, सोच, समझ मौजूद है। मामला सिर्फ ये है कि ये ऐसी चीज़ें के वक्त से पहले ही जो है वो, फिर आपको पता है ना कि अकरबा परवरी के और जी ख़ानदान है जी, अजीज़दारी है जी, ये चीज़ें भी तो फिर शुरू हो जाती है ना। मगर फिर तो इसलिए अगर शहबाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ जो है वो भाई के तौर पे नहीं, मियां शहबाज शरीफ अपने यानी पार्टी के साथ जो उन्होंने वर्किंग की है, जो सेक्रीफाइस की है, जो मेहनत की है, उसकी वजह से वो नेक्स्ट टू मियां नवाज शरीफ है। अगर शहबाज शरीफ साहब भी, वो उनके भाई हैं, क्योंकि आपकी खुद जमात इस खदशे का इजहार कर रही है कि ये शहबाज शरीफ को भी अरेस्ट कराना चाहते हैं या डिस्क्वालीफाई कराना चाहते हैं, और हुकूमत इस बात का इंदिया दे भी चुकी है। शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि बड़े बड़े लोग इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए फिर आपकी जमात क्या करेगी? नहीं ऐसी चलें शाहजेब, अगर इनको ये शौक़ है ना कि ये मुस्लिम लीग को इस तरह से कमज़ोर करना चाहेंगे, मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह ताला इनकी जो पहले से जो उन्होंने जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं आज तक, उस वजह से मजबूत हुई है। अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो उससे भी मुस्लिम लीग जो है वो वोट वाइज ही और अदरवाइज़ भी वो जो है वो ज़्यादा मजबूत होगी। और 2008 का इलेक्शन आपको मालूम है कि उस वक्त भी दोनों मियाँ साहबान जो है वो डिस्क्वालीफाई थे। और राज साहब, मुझे केपी का बताइएगा, सेकंड फेज में वज़ीर आज़म कह रहे हैं वो खुद जाती तौर पर अब इंटरेस्ट लेंगे और खुद सारे के सारे मामलात को देखेंगे। उसके बाद पंजाब का भी मामला है। जो पहला फेज है उसमें जो नून लीग के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं वहां इलेक्शन नहीं हो रहा था, मगर पेशावर में सरप्राइजिंगली JUIF जीती है। आप अगर अपने मजबूत जो समझे जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में आपके इलाके वहां नहीं जीत पाए तो आपके लिए बड़ा सेटबैक होगा। वज़ीर आज़म जाती तौर पर इंटरेस्ट लेंगे, आपकी है कोई मजबूत पोजीशन वहां? नहीं देखें, यहाँ पे अब जो है वो KP के सेटबैक के ऊपर जो है वो कोई पंजाब का इन्हिसार नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये ट्रेंड जो सामने आया है खैबर पख्तूनख्वा में, यही आगे चलेगा। जो पेशावर में आया यही वही बन्नू में आया, वही मर्दान में आया, वही जो है वो
आगे चलेगा। और जहाँ तक बात पंजाब की है तो पंजाब में मैं ये आपको कह दूं कि हम इंशाअल्लाह ताला पार्टी को मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक कर रहे हैं। पार्टी में जो है वो इन्हें इससे भी ज़्यादा सरप्राइज़ मिलेगा जिसको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा हुकूमत पर महंगाई की वजह से पहले तनकीद हो रही है, मगर हुकूमत मिनी बजट लाने जा रही है जिससे महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। मगर क्या हुकूमत IMF की कंडीशन के तहत वो मिनी बजट लाने से घबरा रही है? बात करेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत को इस वक्त महंगाई की वजह से अवाम के रद्देअमल का सामना है, दबाव का सामना है, मगर हुकूमत ने IMF का प्रोग्राम बहाल करने के लिए 350 अरब रुपए से जायद का इजाफी टैक्स इकट्ठा करने के लिए मिनी बजट लाना है, जिससे पहले से बढ़ी हुई महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। मगर हुकूमत ने मौजूदा हालात में इस हवाले से बड़ा फैसला करना है। आज मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक जब काबीना तकरीबन 100 ऐसी अशिया पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करके 17% का स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स लगाएगी जो मुल्क में बिकती हैं या दरामद होती हैं, तो फिर उसके महंगाई पर असरात वाज़ेह होंगे। मगर मुआशी तज्ज़ियाकारों की राय है कि इससे महंगाई पर 0.6% से 1% का असर होगा। साथ ही हुकूमत ने इस साल बजट में 5 लाख पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाने का दावा किया था, यानी किसी भी दुकान पर या किसी और बिजनेस के साथ आप जाकर खरीदारी करें तो उसका निज़ाम FBR के साथ मुंसलिक हो और FBR में उसका पूरा रिकॉर्ड जाए, रिटेलर्स टैक्स नेट में आएँ और जो टैक्स आप दे रहे हैं वो भी हुकूमत को मिले। दूसरी तरफ आज सहाफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल में हुकूमत FBR को कानूनी इख्तियारात देना चाहती है, जिसके तहत अगर कोई भी कारोबार खुद को FBR के निज़ाम के साथ रियल टाइम में इंटीग्रेट करने से इनकार करेगा तो FBR के पास उस कारोबार को फौरी तौर पर सील करने का इख्तियार होगा। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हुकूमत की तरफ से भारी जुर्माने, यहाँ तक के बिजली और गैस कनेक्शंस काटने की धमकियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था और 15,000 पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनों पर सिर्फ 2,500 रिटेलर्स ने खुद को कनेक्ट किया है। हालांकि मुशीर खजाना शौकत तरीन ने अपनी बजट तकरीर में 5 लाख दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाने और उन पर होने वाली ट्रांजैक्शंस को FBR के निज़ाम से मुंसलिक करके अरबों रुपए के नए टैक्सेस जमा करने का दावा किया था। पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए टैक्स क्रेडिट हम 5 लाख मशीनें लगाएंगे जिससे हमारे टैक्स में बहुत इजाफा होगा। खबर के मुताबिक हुकूमत ने IMF को भी बताया कि हुकूमत इस निज़ाम के तहत 50 अरब रुपए इजाफी टैक्स इकट्ठा करेगी और जाहिर है अब तक इस दावे के मुताबिक FBR अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा है। हुकूमत को टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है, इक़दाम करने की ज़रूरत है। BR रिसर्च के मुताबिक FBR के अपने आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में 35 से 40 लाख ट्रेडर्स हैं, जिसमें से महज 3,13,000 ने 2018-19 के माली साल में टैक्स रिटर्न्स फाइल किए थे, जबकि पूरे रिटेल और होलसेल ट्रेड का FBR के पूरे डायरेक्ट टैक्सेस में हिस्सा 5% भी नहीं है। माहिर टैक्स उमूर डॉक्टर इकरामुल हक के मुताबिक रिटेल मार्केट से तकरीबन 900 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा हो सकता है, जबकि 2019 के माली साल में सिर्फ 48 अरब रुपए का डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा हुआ था। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सहाफ़ी शहबाज राना ही हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया। शहबाज, आपकी जो स्टोरी है आज की, उसकी तफसीलात भी हमने आवाम के सामने रखी है, उस पर मैं सवाल करूंगा, मगर उससे पहले ज़रा मिनी बजट आने वाला है, तकरीबन 350 अरब रुपए के इकदामात, मगर तहरीक इंसाफ के कुछ पॉलिटिकल कंपल्जन्स भी हैं। महंगाई की पहली शिकायत हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा का पहला फेज़ आया जिसमें पार्टी की बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। क्या हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में या फिर हुकूमत में? वाकई मिनी बजट एज इट इज़ आने वाला है या कुछ ना कुछ इस वक्त चल रहा है? देखिए शाहज़ेब खानज़ादा साहब, इसमें जो बात कही जाती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वो बहुत उनका मिजाज ऐसा है कि वो डिक्टेशन पसंद नहीं करते, चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा स्टिफ रहते हैं। तो अब शायद वो वक्त आ गया कि उनको ये फैसला करना है कि जो हुकूमत पाकिस्तान की कमिटमेंट्स विद द IMF हैं, क्या वो पूरी करना चाहते हैं या नहीं। जो KPK में इलेक्शंस हुए हैं और उसके जो नताइज आए हैं उसके बाद, और जिस तरह वहाँ के अपने जो PTI के मेंबरान, कल आपके अपने प्रोग्राम में भी आपने बताया जो PTI के MNAs हैं, तो रिएक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो अगर हुकूमत कोई 350 से 400 अरब रुपए के सिर्फ GST एग्जम्पशंस को विड्रॉ करती है, उसके बाद पेट्रोलियम लेवी आप देख रहे हैं कि वो ऊपर जा रही है 5 रुपये 4 रुपये फी लीटर हर महीने, उसके साथ सेल्स टैक्स का रेट भी ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो ये सारा मिला के कोई 550 से 550 अरब रुपए का इजाफी टैक्सेशन का बोझ है जो अवाम के ऊपर पड़ेगा। तो हुकूमत के सामने अब जो डेडलाइन है वो 12 जनवरी की है, IMF के साथ जो हमारा मुआहिदा हुआ है उसके तहत अब तक तो ये जो मिनी बजट था ये काबीना से मंजूर हो जाना चाहिए था और मंजूर होकर ये पार्लियामेंट के पास चले जाना चाहिए था, क्योंकि जो IMF का तरीक़ेकार है उसके तहत जो अगर बोर्ड की मीटिंग है उसे कम से कम 2 हफ्ते पहले जो केस होता है वो जो बोर्ड के डायरेक्टर्स होते हैं उनमें सर्कुलेट होना होता है। तो पाकिस्तान ने तो अभी उस तरफ पहला कदम भी नहीं रखा। अगर 12 जनवरी की टेंटेटिव डेट जो बोर्ड की थी
उसके तहत तो हमारा 31 दिसंबर से पहले केस चले जाना चाहिए था। अभी तक तो वफाकी काबीना ने मिनी बजट को अप्रूव नहीं किया। काबीना अप्रूव करेगी, फिर नेशनल असेंबली में जाएगा, वहाँ से वो ट्रांसमिट सेनेट को होगा, तो उसका अपना 14 दिन का प्रोसेस है। मुझे लग रहा है कि हुकूमत शायद इस वक्त किसी जो है ना वो कश्मकश का शिकार है कि क्या उसको मिनी बजट लेके आना चाहिए, अगर लेके आना चाहिए तो उसकी टाइमिंग ठीक है या नहीं है। मुझे साथ में बताएगा कि ज़ाहिर आप मुतादिद स्टोरीज कर चुके हैं कि एफबीआर का टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ रहा है मगर वो इंपोर्ट स्टेज पे बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेशो बढ़ता जा रहा है। हालांकि तहरीक इंसाफ का वादा कुछ और था, पॉइंट ऑफ सेल लगाना चाहते थे, रिटेल के लेवल पर टैक्स इकट्ठा हो, फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ हम जाएं। शौकत तरीन साहब ने 5 लाख का वादा किया मगर बहुत ही बुरी कारकर्दगी है, तकरीबन 15,000। क्या कैपेसिटी नहीं थी एफबीआर में, या दावा ज्यादा बड़ा कर दिया शौकत तरीन साहब ने और आगे कुछ टारगेट के करीब भी जा पाएंगे या 1.5-2 लाख के करीब भी जा पाएंगे? शाहजेब खानजादा साहब, ये बहुत ही कलीदी सवाल है आपका। इस वक्त एफबीआर के अंदर हो क्या रहा है? 5 माह में जो एफबीआर की टैक्स कलेक्शन थी अपने हदफ से वो 298 अरब रुपया ज़्यादा, और ये बड़ा हिस्टोरिकल है। माजी में ऐसा नहीं होता। आप और मैं हम बैठ के डिस्कस कर रहे होते थे कि जी इतना शॉर्टफॉल हो गया है। अच्छा, इसमें जब आप नंबर्स को अंदर जाके खंगालते हैं तो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये जो 298 अरब एक्सेस हुआ है, ये सारा तकरीबन इसके अंदर 240-250 अरब तो सिर्फ सेल्स टैक्स की साइड से, और वो भी इंपोर्ट स्टेज के ऊपर। एफबीआर की जो टैक्स कलेक्शन 2312 अरब रुपए थी पहले उसके 5 माह में, उसके अंदर अलार्मिंगली 54% जो था वो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर टैक्स कलेक्शन थी। अच्छा, इसके आगे एक और मैं आपको खतरनाक नंबर देता हूं। जो इनकम टैक्स की कलेक्शन है, अभी तक मैं आपको ये नंबर लेटेस्ट दे रहा हूं 15 दिसंबर का। इनकम टैक्स की जो टोटल कलेक्शन थी वो कोई 840 अरब रुपया थी। इसमें 130 अरब रुपया जो था वो इंपोर्ट के ऊपर था, विद होल्डिंग टैक्सेस की कलेक्शन। जो पीछे बचता है कोई तकरीबन 710 अरब का। शाहजेब साहब, इस 710 अरब रुपए में से जो एफबीआर ने अपनी एफर्ट से कलेक्ट किया वो था सिर्फ 12.5 अरब रुपया, जो कि टोटल इनकम टैक्स की कलेक्शन का सिर्फ बनता है 1.8%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जितना एफबीआर की एक्सेप्शनली गुड परफॉर्मेंस थी उसमें एफबीआर का अपना कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तान की दरामदार बढ़ रही थी, उसका विंडफॉल गेन था। पाकिस्तान में बेतहाशा महंगाई हो रही है, उसकी वजह से जो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं उसके ऊपर जीएसटी की कलेक्शन है वो बढ़ रही है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अलार्मिंग है, वो ये कि जो डोमेस्टिक सेल्स टैक्स की कलेक्शन है वो पहले 5 माह में नेगेटिव थी। जितनी ग्रोथ आपको सेल्स टैक्स में भी आ रही है वो सारी इंपोर्ट के ऊपर आ रही है। अब आ जाते हैं पॉइंट ऑफ सेल का जो आपका सवाल है। देखिए, शौकत तरीन साहब ने जब ये अपनी बजट स्पीच में अनाउंस किया कि 5 लाख पॉइंट ऑफ सेल्स, मतलब जो मशीनें होती हैं, आप एक दुकान पे शॉपिंग के लिए जाते हैं तो एक दुकानदार के पास 4-5 मशीनें होती हैं, उसके कंप्यूटर होता है, उसको भी पॉइंट ऑफ सेल डिक्लेयर आप काउंट करते हैं। डेबिट कार्ड मशीन है, क्रेडिट कार्ड मशीन है, तो ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहलाती हैं। तो उन्होंने कहा था 5 लाख में पॉइंट ऑफ सेल्स की मशीनों को लेके आऊंगा, और पहले साल का उन्होंने पहले हदफ दिया 100 अरब रुपया टैक्स कलेक्शन का माली साल 2021-22 में, और फिर उसको कम करके उन्होंने 70 अरब किया, फिर 50 अरब कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तक जो अभी इनके जो लोग इनके सिर्फ रजिस्टर हुए हैं एफबीआर के साथ पॉइंट ऑफ सेल के पर्पस के लिए वो 2606 हैं, और उसमें से जो जिन्होंने एक्चुअली इंटीग्रेट हुए हैं वो 2500 के आसपास है, और इसमें 15,000 मशीनें हैं। इसमें सवालिया निशान ये है कि जब ये हुकूमत प्लानिंग कर रही थी तो उस वक्त क्या इन्होंने ये ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं देखी थी? एफबीआर की कैपेसिटी की आपने बात की। फ्रैंकली स्पीकिंग, एक जो डीजी डायरेक्टर जनरल रिटेल है, मुझे ये कल एफबीआर के लोग बता दें कि उसके नीचे कितने अफराद हैं जो कि काम करेंगे। अभी ये जो पावर्स देने की बात कर रहे हैं, जो आपने बताया भी कि जी मजीद आप ये ड्रैकोनियन लॉ लेके आ रहे हैं, लोगों की दुकानें बंद करना चाह रहे हैं, मुझे ये बताइए हुकूमत पाकिस्तान के पास इस वक्त कौन सा इख्तियार नहीं है? बिजली का गैस आपका डिस्कनेक्ट एफबीआर कर सकता है, गैस का आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर सकता है, आपके मोबाइल फोन्स की सिम को बंद कर सकता है। उसके अलावा जो दुकान रजिस्टर नहीं होती पॉइंट ऑफ सेल के पर्पस के लिए, उसके ऊपर 15 दिन के बाद 5 लाख रुपया जुर्माना, फिर वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख पे जाता है। फिर उसके बाद आप उसकी दुकान को सील कर सकते हैं। अभी तक आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है? हम जो टारगेट्स हैं वो अनाउंस कर देते हैं और ग्राउंड पे काम नहीं करते। उस वक्त भी मैंने जून में ही ये खबर कर दी थी बजट स्पीच के बाद कि एफबीआर ने जो एक इंटरनल ब्रीफिंग दिया शौकत तरीन साहब को कि जी ये जो आपने हदफ रखा है ये अचीवेबल नहीं है। उस पर तरीन साहब थोड़ा सा मेरे से बाद में उन्होंने गिला भी किया था कि तुम्हारी ये खबर ठीक नहीं है, लेकिन वो इंटरनली वो चीज़ उस वक्त हुई थी और अब वो चीज़ें अप्रूव हो रही हैं। आप देख लें 5.5 माह का वक्त गुजर गया है, 15,000 पॉइंट ऑफ सेल्स की मशीन्स हैं। इवन के जो कमर्शियल बैंक्स हैं सिर्फ 4 हैं या 5 हैं जिन्होंने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड मशीनें दी हुई हैं जिस पे आप जाके शॉप करते हो
और आपके जो कार्ड है वो स्वाप होते हैं, तो वो अपना डाटा रजिस्टर्ड नहीं कर रहे, इंटरलिंक नहीं कर रहे, तो कम से कम शौकत तरीन साहब जो पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन उसके ऊपर ही अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर लें और वो 65,000 मशीनें लें, तो कम से कम ये जो आज 15,000 नंबर है, ये नंबर शायद 80,000 हो जाएगा। तो इनको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। IMF का इस लिहाज से हम कहते तो IMF हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, लेकिन IMF का ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है कि जितना टैक्स कलेक्शन हो रही है उसकी मेजॉरिटी तो आपका विंडफॉल गेन है। कल आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं तो फिर आप क्या करेंगे? तो इस सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब को अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।